विपक्ष के खिलाफ अगर कोई छोटा सा भी मामला मिल जाए तो ईडी सीबीआई तुरंत उसके घर पहुंच जाती है, या फिर विपक्ष का नेता बीजेपी की या एनडीए की या मोदी सरकार की आलोचना कर दे तो ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। यानी मामले को जोर शोर से बुनाया जाता है और नौबत यहां तक आ जाती है कि नेताओं को जेल तक जाना पड़ जाता है। लेकिन वहीं अगर बीजेपी से जुड़े किसी नेता का कोई मामला हो, एनडीए सरकार से जुड़े किसी नेता का कोई मामला हो, तो ईडी सीबीआई के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, चाहे विपक्ष जो है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहे कि घोटाला हुआ है। सिर्फ यही नहीं, अगर विपक्ष का कोई नेता जिस पर आरोपों की बौछार रही हो, जिस पर ईडी सीबीआई के छापे पड़े हो, यहां तक कि वो जेल भी गया हो, अगर वो एनडीए के साथ हाथ मिला ले तो उसे क्लीन चिट मिल जाती है। ताजा उदाहरण चंद्रबाबू नायडू का ही है और अजीत पवार का भी है। दोनों पे ही भ्रष्टाचार के आरोप थे, घोटाले के आरोप थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने एनडीए के साथ हाथ मिलाया, इन्हें क्लीन चिट मिल गई। और अब विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की एनडीए सरकार बुरी तरह घिर गई है। कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है और कांग्रेस ने साफ साफ एनडीए सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बता दिया है। तो एनडीए के राज में ना तो जनता सुरक्षित है, ना ही किसान खुश हैं और ना ही युवा खुश हैं, और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के बड़े बड़े दावे करने वाली एनडीए सरकार के राज में जमकर भ्रष्टाचार भी हो रहा है और सरकार और उसके करीबी सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। चुनाव के बीच में अब कांग्रेस ने एक बड़ा खुलासा करके एनडीए सरकार को बुरा फंसा दिया है। तो आखिर किस मामले में फंस गई सरकार, इसी पर हम करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एनडीए सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में आने के सुहाने सपने सजा रही है, लेकिन अब लग रहा है कि एनडीए का यह सपना अब सपना ही रह जाएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे। जब बीजेपी की स्थिति बहुत खराब रही, एनडीए की स्थिति बहुत खराब रही, वहीं एमबीए और खासकर कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे नतीजे इनके आए। और इसके बाद जब तमाम सर्वे रिपोर्ट्स आई, उन्होंने भी एमबीए गठबंधन की सरकार बना दी। एनडीए और खासकर बीजेपी की नींद उड़ गई थी इन सर्वे रिपोर्ट्स को देखकर, और अब तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा दिया है। क्या कुछ बोले हैं पवन खेड़ा, पहले सुन लेते हैं। हम बचपन से सुनते आते हैं कि जब भी कोई चोर बड़ा खजाना, बैंक, ट्रेजरी लूटने जाता है तो वो सुरंग बना के उसके अंदर घुसता है। जब किसी बैंक में सामने के दरवाजे से आना मुश्किल हो तो एक सुरंग बनाता है चोर, और बैंक के अंदर लॉकर्स जहां होते हैं वहां घुस जाता है। और अक्सर हमने ये भी सुना है कि वो चोर बैंक के चौकीदार से जरूर मिला होता है। चौकीदार उसको गूढ़ रहस्य बताता है। द गार्ड ऑफ द बैंक normally helps the thief to get into the bank through a tunnel route. What has happened now in Maharashtra is also something similar. जो महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने किया है वो लगभग ऐसा ही एक काम है, कांड है, डाका है, चोरी है और एक बहुत बड़ा घोटाला है। 10,000 करोड़ की ये डकैती सरकार ने खुद करवाई है। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक एक महीने पहले कांग्रेस ने राज्य में एक बड़े घोटाले का खुलासा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए 10,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया है। इस बयान के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का दावा है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने 10,000 करोड़ की डकैती कराई है। पवन खेड़ा ने कंपनी का नाम लिए बिना ही कहा कि बीजेपी चंदा लेकर धंधा कर रही है। आपको मालूम है कि ये जो प्रीपेड चंदा और पोस्टपेड धंधा हम आपको दिखाए हैं, पहले भी कई बार हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विषय में बताया है आपको कि कैसे चंदा दो धंधा लो की एक स्कीम चल रही थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने आकर रोक दिया। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस चंदा दो धंधा लो स्कीम को रोका, तब से अब नई नई स्कीम्स लगाई जा रही हैं कि अब पैसा कैसे बटोरें,
अब धन कैसे एकत्रित करें, अब कैसे लूटें। मापदंड होते हैं, हम भी सरकार में 15 साल मैं रहा हूं। टेंडर्स जब निकलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के टेंडर्स निकलते हैं, उसके मापदंड होते हैं और वो मापदंड कई गाइडलाइंस को दिमाग में रखते हुए, उसमें सीवीसी है, उसमें तमाम अलग अलग गाइडलाइंस हैं जिनको दिमाग में रखते हुए बनाए गए हैं। उन तमाम मापदंडों को किस तरह से बदला गया, एक मापदंड का मैं आपको उदाहरण दूं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, किसी भी एक कंपनी को 2 से ज्यादा पैकेज या प्रोजेक्ट्स नहीं मिल सकते। ये एक मापदंड है, स्पष्ट मापदंड है, MSRDC का मापदंड है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। लेकिन एक कंपनी को 4, दूसरी कंपनी को 4, ये 8 प्रोजेक्ट्स जो मैं आपके सामने लाया हूं, 8 पैकेजेस जो मैं आपके सामने लाया हूं, ये 8 पैकेजेस 2 कंपनियों में बांट दिए गए। मापदंड था 4 कंपनीज को आप दे सकते हो, क्योंकि एक कंपनी सिर्फ 2 पैकेज ले सकती है, लेकिन यहां एक कंपनी ने 4 पैकेज ले लिए। यह आपको मैंने पहला मापदंड कैसे हटाया गया वो दिखाया। यानी पवन खेड़ा ने शिवसेना शिंदे गुट पर निशाना नहीं साधा है, ना ही एनसीपी अजीत पवार पर निशाना साधा है, बल्कि उनके निशाने पर बीजेपी रही है और बीजेपी में भी खास तौर पर अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी रहे हैं। पवन खेड़ा ने साफ साफ आरोप लगाया है कि पहले चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा लिया जा रहा था और उसके बदले में जो चंदा ज्यादा दे रही थी उन कंपनियों को फायदा दिया जा रहा था। हालांकि यह मामला भी कांग्रेस ने खोला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो अब बीजेपी ने दूसरा रास्ता निकाल लिया है। कांग्रेस ने खुलकर आरोप लगाया कि पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट के तहत यह घोटाला किया गया है। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MSRDC के अनुसार किसी एक कंपनी को 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन का क्राइटेरिया बदलकर एक कंपनी को 4 प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। यह काम किसी और ने नहीं बल्कि बी यानी कि बीजेपी कंपनी कर रही है। क्या कुछ बोले पवन खेड़ा, पहले सुन लेते हैं। कि पहले जो काम महाराष्ट्र में हम सुनते थे, बचपन में आप लोग भी सुनते थे कि डी कंपनी लूटती है साहब, फिरौती ले लेती है, किडनैप कर लेती है, धमकाती है। माफ कीजिएगा, अब एक नई कंपनी है, उसका नाम है बी कंपनी, बी फॉर बीजेपी। अब यह काम बी कंपनी कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी 13% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा महाराष्ट्र से वसूला गया था। बी कंपनी, याद रखिएगा, यह नाम अब बार बार दोहराया जाएगा। तो कांग्रेस खुलकर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने मराठी भाइयों से 10,000 करोड़ लूटा है। यानी अब चुनाव के बीच कांग्रेस की तरफ से किए गए इस खुलासे ने सरकार को बहुत बुरा फंसा दिया है, क्योंकि पहले ही सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई है। पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। आरोप यहां तक लग रहे हैं कि जब एनडीए के ही नेता सुरक्षित नहीं है एनडीए सरकार में, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। आपको याद है पिछले दिनों एनडीए के ही नेता बाबा सिद्दीकी की जो है जान ले ली गई थी, और वो भी उस दिन जब दशहरा का दिन था और पूरे राज्य में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी। यानी अच्छे से उस दिन पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा होगा, लेकिन एनडीए के नेता बाबा सिद्दीकी की जान ले ली गई और इसके चलते बीजेपी और एनडीए सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। कहा जा रहा है कि इनके राज में जनता सुरक्षित नहीं है। और इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे सामने आते रहे, जैसे सलमान खान को धमकी भरे पत्र मिले, उनके पिता को धमकी भरे पत्र मिले। यानी इन सब मुद्दों को लेकर पहले ही एनडीए सरकार घिरी हुई थी। वहीं इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई थी, जिस पर भी एनडीए सरकार बुरी तरह घिर गई थी। उन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा था। यहां तक कि ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया था कि खुद पीएम मोदी को खुले मंच से माफी मांगनी पड़ी थी। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं।
यानी बीजेपी कितनी भी कोशिश कर रही है राज्य की सत्ता में आने की, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और ये मामला तो और भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इसमें तो सीधे सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर ही आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस ने इन घोटालों का कनेक्शन सीधे गुजरात से जोड़ दिया है। तो अब चुनाव के बीच में इतना बड़ा खुलासा जो कांग्रेस की तरफ से किया गया है, इसकी काट बीजेपी ढूंढ पाएगी या नहीं? क्या जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सही साबित हो जाएंगी? क्या जो हरियाणा की जीत से उत्साहित है बीजेपी, उसे महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग जाएगा? ये तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं और इसके लिए अब नतीजों का इंतजार करना होगा जो 23 नवंबर को आएंगे। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।